बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के टॉप 15 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कलम कॉपी साथ में लेकर के बैठिएगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप हमारे साथ सॉल्व भी कीजिएगा। जिसका आप आंसर जानते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें जरूर बताइएगा। ठीक है? ओके, हाँ जी सर। और मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या रहती है, मैथ का क्वेश्चन का फोटो खींचो, अब डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या गया है, पहले पढ़ो। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 1460 है। अच्छा, दो क्रमागत सम संख्या जो प्राकृत संख्या है उसका योगफल हमें दिया गया है 1460 है। तो आप हमें बताइए वो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी बेसिक से नहीं बनाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे, और तो और ऑप्शन से बनाने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, और तो और हम ऐसा भी करने की कोशिश करेंगे कि सारे ऑप्शनों को ध्यान में देखेंगे और किसके नजदीक आ रहा है हम करके निकल जाएंगे। ठीक है? ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो देखो, दो लगातार जो संख्या है सम संख्या, उसके वर्गों का योग हमें 1460 आता है। तो देखो भाई, एक पहली संख्या हमें दी गई है 56, तो दो लगातार संख्या होनी चाहिए, वो भी सम संख्या होनी चाहिए। तो बताओ, लगातार संख्या इसमें अगर हम 56 लेते हैं तो ऐसे सुनो, अब ऐसे सोच भी सकते हो कि दो लगातार संख्या सोचो तो या तो 10 ले सकते हैं या तो 12 ले सकते हैं। दो लगातार संख्या आया, कहोगे हाँ जी सर। तो पहली संख्या 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो ये इसके नजदीक भी पहुंच रहा नहीं है। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जो इन सभी सारे ऑप्शनों को नजदीक जाए। देखो 56 है, 58 है, 54 है और 60 है। तो यहां पर जोड़ने के बाद 50 से ज्यादा ही आ रहा है। तो 50 से ज्यादा कब आएगा? जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे 50 से ज्यादा कब आएगा? जब हम लगातार संख्या 25 से ज्यादा एक संख्या लेके देखते हैं। एक संख्या 26, एक संख्या 28। और यह भी ध्यान में रखना है, स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में जब जोड़ेंगे तो जीरो भी आना चाहिए। तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हम बात करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 28 का 8 करेंगे स्क्वायर तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 का 64। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है क्या? कहोगे हाँ जी। यूनिट डिजिट हो सकता है, होगा। अब देखो, इस दोनों को जोड़ने के बाद ये संख्या 54 हो रही है। देखो तो, देखो 54 आ रहा है। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, ये 54 आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बात खत्म। इससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे। ठीक है? इस क्वेश्चनों को ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना, ज्यादा इस क्वेश्चनों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? 2 के ऊपर, और बेहद आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है? ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, आप हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है 6 अंकों की संख्या जिसका न है N83M92 है, 11 से विभाज्य है, तो नीचे दी गई विकल्पों में से M का संबंध कौन सा सही होगा, यह हमें बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक संख्या दी गई है हमारे पास N83M9 और क्या है 2। क्लियर है? ओके, हाँ जी सर, क्लियर है। तो इससे हमें 11 से भाग देना है। तो 11 का विभाज्यता का नियम आपको स्पेशल रूल पता है क्या? ओके, हाँ जी सर, पता है। होता क्या है, जो आपका सम प्लेस पर रहेगा और जो हमारा ओड प्लेस पर रहेगा, उस दोनों को अलग अलग करके जोड़ेंगे, और या तो घटा करके 0 आना चाहिए, या फिर घटा करके 0 आना चाहिए, या फिर घटाकर 11 से कटने वाला होना चाहिए। बात क्लियर? ओके, हाँ जी सर। तो हम इन सभी को जोड़ते हैं। ओड क्या है, यहां पर विषम संख्याओं के स्थान पर जो रहेगा सबको हम जोड़ते हैं। देखो तो n प्लस का 3 प्लस का 9, 9 3 हमारा कितना हो गया? 12, यानी n प्लस हमारे पास 12 आ गया। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखते हैं, अब जो हमारा सम संख्या के स्थान पर इसको जोड़ो तो 8m प्लस का 2, 8 2 10, यहां पर से m प्लस का 10। देखो, अब इस दोनों को घटा करके 0 आना चाहिए, या तो इस दोनों को जब घटाएंगे तो घटा करके कितना आना चाहिए? 0। तो 0 कब आएगा?
जब इस दोनों का मान बराबर रहेगा तभी तो घटाएंगे तो दोनों को आपस में 0 आएगा। कहोगे हाँ जी, तो मतलब इस दोनों का मान बराबर होगा। तो यहां से हम देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इस m को यहीं रहने देते हैं, इसको हम इधर लेके जाते हैं, 10 को जब इधर लेके आएंगे तो m माइनस का n बराबर 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। बस बात है, यानी m और n के बीच में जो रिलेशन है दोनों का डिफरेंस होना चाहिए कितना, 2 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी है। और बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई, इतना आसान सा क्वेश्चन है, अब यहां से इन क्वेश्चनों का आंसर हमें करके बताओ क्या होगा। देखो भाई, इनका क्वेश्चन आंसर हमें करके बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, सबसे पहले आप हमें इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। कहता यही कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2527 में गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप हमें बताओ। एक संख्या क्या है, 2527, तो इस 2527 में कितना से गुना करें कि हमें एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो सबसे पहले इसका फैक्टर करना, देखो 7 से लगा करके, 7 से लग रहा है क्या, देखो 3 से नहीं लगेगा, क्यों, 4 5 4 9 7 यहां पर हो जाएगा, नहीं लगेगा। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से लगा के देख रहे हैं। बताओ, 7 यहीं का 21, 4 और 2, 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, उसके बाद 7 एकम 7। अब यहां से देखो ये 19 हो जाएगा, 19। तो जब हमने इसका फैक्टर किया तो 19 का स्क्वायर ये 7 बच गया। तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें गुना करने पर हमें वर्ग बन जाएगा। कहोगे सर अगर हम इसमें सिर्फ 7 से गुना कर दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग हमें दिखाई पड़ेगा, यानी वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, वो 7 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। और ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेसिस पर हमने लिया है, ताकि आप क्वेश्चनों को जब एग्जाम हॉल के अंदर जाओ करने के लिए तो आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। देखो हम इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हो कैसे रहा। एक संख्या दी गई है 1 का 0.8, एक संख्या भी प्लस में है 0.08, फिर संख्या है 1/0.008, फिर ये प्लस है 0, इसी तरह से हमें दी गई है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। तो कितनी संख्या है, 7। तो ऐसा ही अगर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, 0.000 कितना हुआ, 1 2 3 4, फिर यहां पर हम लिख रहे हैं प्लस का 1/0.00008, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहां से हमारे पास छठा आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, अब यहां से 8, फिर यहां से कर देंगे 0.0000, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, छठा स्थान पर हो गया, ठीक है, कहोगे हाँ जी। 1 2 3 4 5, छठा स्थान, अब हमारे पास 8। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 7वां पद कहता है। तो आप हमें बताइए इसका योगफल क्या होगा। देखो डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको दशमलव उड़ाओगे तो यहां से बताओ कितना शून्य लगेगा, कहोगे सर यहां पर लगने वाला है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कि जब आप इसे काटोगे ना तो 8 जो कटता है कितने बार में, कहोगे सर 1000 काटेंगे तो 125 बार में कट जाएगा, 1 2 0 हो जाएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो अब यहां से सब फिर जोड़ने की कोशिश करोगे, ये हमारा 6 टर्म्स आ गया, कहोगे हाँ जी सर। फिर यहां से आएगा 5 टर्म्स में, ये आएगा 4 टर्म्स में, ये 3 में, ये 2 में, फिर 1 में, ये फिर यहां पर आ जाएगा 0, मतलब आ जाएगा 1 दशमलव समथिंग में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका जो दशमलव जो आएगा 7 अंकों के बाद आएगा, और 7 अंकों के बाद आने वाला एक ही वो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि सारा खेल यहां पर हमारे पास दशमलव का ही है और ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करके देखना। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ।
क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सिंपल सा नंबर सिस्टम इतना आसान सा है ना, सिर्फ क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो, आपका क्वेश्चन में ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, आप सबसे पहले देखो कहा क्या रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर क्या नहीं आ सकता है। तो देखो आपको एकदम अच्छा सा बात पता है कि 4 तो आता ही है, 1 भी आता है, 9 भी आता है, लेकिन 8 नहीं आता है। 8 नहीं आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। और एक कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको 2 नहीं दिखाई पड़ेगा, 8 नहीं दिखाई पड़ेगा, 7 नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 2, 8, 7 आपको दिखाई देता नहीं है। जैसे देखो अगर कोई संख्या 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 रहेगा तो 2 का हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई का 9, 4 रहे का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके का 16, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम लोग से। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं रहता यूनिट डिजिट, इसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट कम से कम तो आएगा 6 ही। 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट का हमारे पास 4 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। लेकिन कहीं भी आपको स्क्वायर जब करने पर 2, 8, 7 दिखाई देता है क्या, कहोगे नहीं। मतलब जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको 2 नहीं दिखाई देगा, 8 नहीं दिखाई देगा, और 7 आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे ही आप देखते हो ये संख्या में 2 अंत में 2, 8, 7 दिखाई देता है तो समझ लेना वो संख्या किसी का वर्ग नहीं है, बात खत्म। अब यहां से सबसे दुनिया का आसान क्वेश्चन खोजोगे तो यहां मिलेगा। कहता क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। बताओ, कहता है किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने हो सकते हैं। अब बताओ, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। ओके हाँ जी सर, हमको तो पहले से ही पता है अभाज्य संख्या कहते किसको है, कि ऐसी संख्या जिसका HCF हमेशा 1 होता है वही हमारा अभाज्य संख्या होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वैसी संख्या 1 से लगे और खुद अपने से लगे, 1 से कटे और खुद अपने से कटे और दूसरा के साथ ना कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जब वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं तो बताओ इसका फैक्टर क्या होगा। तो हम एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, मानते हैं 5। 5 एक हमारा अभाज्य संख्या है, कहोगे हाँ जी सर। तो इस 5 का कितना फैक्टर हो सकता है, कहोगे सर 1 गुने का 5 लिख सकते हैं। तो कितने फैक्टर हैं, 2। मतलब एक अभाज्य संख्या के मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हो सकता है, उससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सिर्फ देख करके बताना है कि बताइए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताओ, एकदम फटाफट करके बताओ भाई कि इसका आंसर कौन सा होगा, सबसे बड़ी संख्या। एकदम सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है यही कि आपका एक √3 है, √2 है। उसके बाद कहता है कि 3 पे पावर 1/3 है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। और एक दिया है 4 टू दी पावर 1/4, क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर। तो देखो यहां पर √2 का मान हमें पता है ना, कहोगे सर हाँ सर जानते हैं 1.414 होता है। 2 ही अंक लेते हैं, हमको ज्यादा उससे मतलब नहीं है, हम यही से पता कर लेंगे। मुझे बताओ √3 जो है √1/3 यानी इसका क्यूब रूट नहीं बल्कि क्यूब रूट है। 3 का क्यूब रूट जब निकालोगे ना तो इसका मान आता है 1.44 समथिंग आता है, ठीक है। 4 1 4 नहीं आता है, 4 4 समथिंग आता है। और लेकिन √2 का जब निकालते हैं तो 1.414 आता है। लेकिन जब आप इस पर जब निकालोगे तो इसका मान भी √2 आता है। नहीं आता विश्वास देख लो करके। अरे 4 है ना तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 1/2। 4 का वर्गमूल 2 और 2 पर फिर 1/2, तो ये भी तो √2 ही आ गया, कहोगे हाँ जी सर। तो इसका मान कितना है, अभी तुरंत आपने बताया कितना है, 1.414 होता है। तो बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4.41 बड़ा है कि 4.44 बड़ा है, कहोगे सर ये 1.41 बड़ा है कि 1.44 बड़ा है, कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या तो हमें 1.44 ही दिखाई पड़ता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर।
तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? रूट, क्यूब रूट होगा किसका? 3 का। बस, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। एक हमारे पास आ गया समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, इसमें कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर का 8 कहता, एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद 28 और 31 हैं, तो इन पदों के योगफल अगर 236 है तो बताइए पदों की संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम आपसे आशा रखते हैं कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या बताएं कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, इन क्वेश्चनों को कैसे कहते हैं, प्रथम पद यानी ए बराबर हमारे पास दी गई है 28 और लास्ट पद यानी अंतिम पद हमें दिया गया है 31, और यहां पर से हमें उन सभी का योगफल दिया है। क्या दिया है? योगफल। कितना है भाई? कहोगे सर 236। और हमसे पूछा क्या है, आप बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी है, बस आप हमें बताओ। देखो, एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, अगर कोई एपी में है तो एस एन बराबर हमारे पास होता है एन बटे का 2, यानी कितने पद से उसको 2 से भागा दे दो और पहले पद और लास्ट पद को जोड़ दो और उसको आपस में गुना कर दोगे इस दोनों को, तो यहां पर आपके आंसर चला आएगा। किसका आ जाएगा? सभी संख्याओं का योगफल। तो एस एन बराबर हमारे पास तो 236 है ही। कहोगे हाँ जी सर, एन हमको निकालना है, और यहां पर ए के जगह बताओ कितना है? 28, और एल के जगह पर लास्ट पद कितना है? 21। अब डायरेक्ट देखो करके, यहां पर से होगा 9, ये 5 यानी 59। जब 59 को काटोगे तो यहां से ये 4 मर्त में कट जाएगा और ये 2 इधर आएगा, तो एन बराबर हमारे पास 8 आ गया, यानी टोटल पदों की संख्या 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन था, क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में नहीं करके बताओगे? कहोगे हाँ जी सर, जरूर बताएंगे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर। एक और सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो सबसे पहले इस क्वेश्चन को, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इसके बाद हमें इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में यही कि जब 6 के 8 में 268 को जोड़ा जाता है तो परिणामी 9p और 6 आता है। के और पी के न्यूनतम मान संभवतः ज्ञात करें, जिसमें से आप हमें बताइए केपी क्या है? केपी 6 जो 3 से विभाजित भी होना चाहिए। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना होना होगा कि 9p जो 6 है हमें 3 से विभाजित भी होना चाहिए। चलो भाई, यहां पर 6 है, के है, और क्या है भाई? 8 है। अगर आप इसमें 2 6 8 को अगर आप जोड़ते हो तो जोड़ने के बाद हमें जो है 6p और हमें क्या दिखाई पड़ना चाहिए? 9 दिखाई पड़ना चाहिए। तो यहां पर p का मान ऐसा भी लेना है जिससे ये पूरी तरह से 3 से भी विभाजित होना चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट में देखो यही बात कहा, कहोगे हाँ जी सर। अब यहां पर k का ऐसा क्या मान रखे, p का ऐसा क्या मान रखे जो न्यूनतम भी होना चाहिए। अच्छा, पहले ऑप्शन को चेक करो, हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो क्या हम k बराबर, देखो सबसे छोटा k बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो देखो, तो अगर हम k बराबर 3 रखते हैं, देखो तो यहाँ 3 जब रखोगे तो 8 8 16 के 6 हाथ में रहल 1, ठीक है, 6 3 9 9 यहाँ पर करेंगे, 9 1 10 10 के 0 हाथ में रहल 1, 6 2 8 1 9। देखो तो k का मान अगर रखते हैं तो ये p का मान न्यूनतम हो रहा है, ये 3 छोटा भी हो रहा है, सबसे छोटा हमें इसमें सबसे यही दिखाई दे रहा है। तो k बराबर हमने 3 रखा तो p बराबर हमारे पास क्या आया? 0। तो देखो तो 0 रखने पर ये 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं? 3 से विभाजित हो रहा होगा तो हमारा क्वेश्चन बन गया, इससे ज्यादा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये 3 और 6, 3 6 15, 3 से कटता है, मतलब ये 3 से विभाजित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर गया। हम ज्यादा अब नहीं सॉल्व करेंगे, बस हो गया, सबसे न्यूनतम संख्या हमें प्राप्त हो गई, इससे ज्यादा हमें सोचना नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन को कभी भी बेसिक से मत बनाना, इस क्वेश्चन को कभी भी बेसिक से मत बनाना। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को जाओगे बेसिक से बनाने के लिए तो कम से कम 5 मिनट लगेगा,
ऑप्शन से बनाओगे 10 सेकंड लगेगा। अब आपको एग्जाम में बेसिक से बनाना है या फिर ऑप्शन से बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलो भाई, अब यहां से करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कहता है 2 अंकों की संख्या जिसे पलटने पर जो प्राप्त आता है योग कर देते हैं तो 99 और उसके अंकों का अंतर 5 होना चाहिए। देखो, इसका कहने का मतलब यही है इस क्वेश्चन का कि एक ऐसी संख्या लो और जब हम उस दोनों को पलटे तो पलटने के बाद आना चाहिए, पलटने के बाद जो पहले संख्या थी और पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है आना चाहिए जोड़ करके 99, लेकिन दोनों अंकों के बीच का अंतर होना चाहिए 5। तो हम पहले चेक करते हैं 5 किसमें आता है। देखो 2 और 7 है, इसमें देखो तो अंकों का अंतर 5 है क्या? हाँ है। 83 है तो देखोगे इस दोनों का अंतर हमें 5 दिखाई पड़ता है। हाँ है। इसके बाद आता है 16, क्या इसके दोनों के अंकों का अंतर 5 है? मतलब है। उसके बाद एक हमारे पास 18 है, क्या इसके अंक का अंतर 5 है? नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं चलेगा। अब हमें ध्यान में यही रखना है कि अगर हम अंकों को पलटे तो पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी तो अगर उस संख्या में हम जोड़ देंगे तो 99 आना चाहिए। चलो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। इस दोनों का अंतर 5 है, कहोगे हाँ जी सर 5 है। इस अंकों को पलटेंगे तो कितना आएगा? 72, कहोगे हाँ जी। देखो तो 99 आया गया, पहले ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया, बस हो गया। उससे ज्यादा हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, बात खत्म, हो गया हमारा। उससे ज्यादा हम लोग चेक करने वाले नहीं हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहां पर करना होगा। क्योंकि देखो अब इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो यहां पर से कहता है कि यदि 5 अंकों की संख्या है 6, 8, 8x और y जो 11 से भी कटता है 21 से भी कटता है, तो आप हमें बताइए x और y पर कौन सा ऐसा मान रखें जिससे उसके बाद x के जगह पर रखने पर यहां पर इस इक्वेशन, यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, यहां पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा आपको हमें बताना है। देखो भाई इन क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं, आराम से इन क्वेश्चनों को देखो। कहना क्या है कि एक संख्या हमारे पास 6 है, 8 है, 8 है और x है और y है। जब आप 11 से भी कटने वाला नंबर होना चाहिए ये वाला, अब 21 से भी कटने वाला होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कैसे करते हैं? कहोगे सर इस दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आएगा हम इसमें भाग दे करके देखेंगे, जो आएगा तो हम चेक कर लेंगे। कहोगे हाँ जी। 11 और 21 का एलसीएम क्या आता है सबसे पहले हमें पता करना होगा। कहोगे सर 11 और 21 का एलसीएम दोनों का गुना करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से को प्राइम है, इसलिए एलसीएम दोनों का एक दूसरे से गुना हो जाएगा। जब आप गुना करोगे तो 110 और 21 करेंगे तो 1, 3 और 2 आएगा, 231 आएगा। कितना आएगा भाई? कहोगे सर 231। तो यहां पर ऐसा कौन सा 6 अंक का संख्या होनी चाहिए? अब हम क्या पर करते हैं, तो मान लेते हैं ये संख्या सबसे बड़ी संख्या 9 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 9 हमने माना है, लेकिन क्या होगा इससे कटने वाला नंबर होगा जो हम उसको पकड़ लेंगे और इसको घटा लेंगे। हो गया हाँ जी। अब लगाते हैं, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा 3 से दे करेंगे तो 9, 3 दूनी 6, ज्यादा हो रहा है, तो 2 से ही लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 6 और यहां पर हो जाएगा 4। हो गया हाँ जी सर। अब यहां से आ जाता है 6, यहां पर से आ जाता है 2 और यहां पर से आ जाता है, अब यहां से लिख देंगे 9। अब यहां से देखो भाई कितना से लगता है, 2 है हमारे पास, 3 है, 1 है, 9 से लगता है क्या? 9, 9 तिया 27, हाथ में रहल 2, 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो गया? 20। तो हमारे पास ये 9 से लग रहा है। जब ये 9 से लग रहा है तो लगा देते हैं, तो यहां पर से आ जाएगा कितना? 20, 7 और 9, यहां से जीखो 0 और ये बताओ 16 में 6 उधर 1 उधर 9, यहां बचेगा 1, यहां पर 0, यहां पर 9। अब यहां से देखो कितने बार में लग रहा है, क्या यहां पर से 8 बार में लगा के देखें? 8 से देखो यहां से 8 का 8 ही हो जाएगा, यहां से जब करेंगे तो कितना आएगा? 8 तिया ही 24 के 4, हाथ में रहल 2, 8 दूनी 16, 16 2 कितना हो जाएगा? 18। अरे 16 2 18, यहां से 1, 8, 4 और 8
क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा 1 और यहां से बचेगा 6 और यहां से क्या बचने वाला 1 यहां पर, यानी 161 आ रहा है। कितना आ रहा है? 161। तो जब ये 161 नहीं, ओह सॉरी 161 नहीं 61 ही बचेगा ना। ओह क्या बच रहा है मेरे भाई? कहोगे 61, मतलब 61 शेष बच रहा है। अगर ये 99 रहता है तो 61 शेष बच रहा है, मतलब इस संख्या से 61 कम रहता तो हमारे पास क्या होता? वो संख्या पूरी तरह से कट जाता। हमको पूरी का जरूरत ही नहीं है, 99 में से 61 को घटा दो। अरे पूरा घटाने की जरूरत क्या है? 61 घट गया तो 8 बचेगा, यहाँ 3, यानी यहां पर ये संख्या x और y के जगह पर कितना होना चाहिए? 38। बात खत्म हो गया। तो x के जगह पर 3 और y के जगह पर 8। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको चेक करो। हमारे पास है 8x माइनस का 3x अब प्लस का xy। अब देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। x के जगह पर अगर 3 करते हैं तो 8 तिहाई का 24, y के जगह पर हम 8 रखते तो 8 तिहाई का 24, प्लस का 24 माइनस का 24 कट गया। हो गया हाँ जी सर 0। अब यहां से देखो x के जगह पर हम 3 रखेंगे, y के जगह पर हम लोग 8 रखेंगे, 8 तिहाई का 24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए था। कैलकुलेशन अच्छा से आता है तो इन क्वेश्चनों को आराम से बना सकते हो। दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 12। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो यहां पर से क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सबसे पहले हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर बराबर हमें दिया गया है 1015। हो गया हाँ जी सर। तो आप हमें बताइए कि 3 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 42 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो हमें दिया ये है, हमें इसका मान निकालना है। तो देखना भाई इसमें 3 का स्क्वायर है क्या? हो गया हाँ जी सर। क्या हम इस 3 के स्क्वायर को 3 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। प्लस क्या हम इसको 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 का टोटल स्क्वायर? कहोगे हाँ जी सर। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो क्या हम इसको इंडिविजुअली 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद देखना प्लस है तो प्लस 9 के स्क्वायर को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 का स्क्वायर अब गुने 3 का स्क्वायर। कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। क्या इसी तरह से बढ़ते जाएगा इस 42 को क्या हम 3 का स्क्वायर अब गुने 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अरे स्क्वायर से में 34 है 42, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी। तो देखो इसमें भी 3 का स्क्वायर, इसमें भी 3 का स्क्वायर, इसमें भी 3 का स्क्वायर, सब में 3 का स्क्वायर कॉमन है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। जब आप 3 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर। और इसका मान तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। तो 3 तिहाई का 9 और इसका मान हमें आ जाएगा 1015। तो बताओ इसको गुना करोगे तो 15 नामा 35 से 9 यानी 9135 ऑप्शन नंबर ए में है। और कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो हम इतना स्टेप आपको करके बताए हैं, इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये चीजें मन में सोचना चाहिए था, ये चीजें मन में सोचना चाहिए था कि इसमें भी 3 का स्क्वायर है, इसमें भी 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, सबसे हमने 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहां बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यही वाला आ जाएगा। तो वहां पर इसका हम करेंगे 3 का स्क्वायर यानी 9 होता है तो इसका 9 गुना कर देंगे, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। क्या कहता है? सिर्फ आपको देख के बताना है कि इसमें कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। चलो चलो इसमें कौन सी परिमेय संख्या नहीं है आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कहता क्या है? यही कहा गया कि आपको देख करके बताना है। अच्छा बताओ, एक दिया है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है?
सिर्फ आपको देखना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो परिमेय संख्या नहीं है? तो बताओ, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर अंडर बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? 5। बताओ 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं? कहोगे हाँ जी सर, ये 5 एक हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब किसी भी संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या होगा। अब उसी तरह से 12.96 बताओ, 12.96 भी किसी संख्या का वर्ग होता है, लेकिन आपका एक ऑप्शन दिख रहा है अंडर रूट 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 गुना का 5 अंडर रूट, और 25 का हो जाएगा 5, अंदर में बचेगा 5 रूट 5, और ये रूट में संख्या आ गई है, इसका हम पूर्ण वर्ग रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो समझ लेना ये संख्या अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। यानी यहां पर आपके आंसर में बी में दिया गया है कि 125। आप हमें बताइए अंडर रूट का 125 परिमेय संख्या है क्या? कहोगे नहीं सर, 125 जो अंडर रूट होगा ये पूरी तरह से किसी संख्या का वर्ग नहीं है। जब हम इसका निकालेंगे तो अंडर रूट 5 बच जाएगा, और ये रूट 5 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। रूट 5 हमारा एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? हाथ मिलाने वाला। आप इन क्वेश्चनों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो 14 नंबर में। क्वेश्चन में यही कहता है कि मंडल में, यानी एक मंडल यानी सभाएं चल रही थी, इतना संपा सा समझना, एक सभाएं चल रही थी जिसमें से 40 लोग हैं, और 40 लोग क्या करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति हर एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो बताइए हाथ मिलाने वाले कुल संख्या कितनी होगी? बहुत ही सिंपल सा बात है। 40 व्यक्ति है, इसके लिए आसान सा फॉर्मूला है। क्या है? कि जितनी संख्या दी गई है, जितने लोगों की संख्या है, उनमें से एक घटा दो। 40 में से एक घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? कहोगे सर 39, और इस 39 को इसके संख्याओं से गुना करके 2 से भागा दे देना। जब 2 से भागा दोगे तो जो आपका आएगा वही आंसर होगा। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 780। यानी 780 बार एक दूसरे से सब मिला करके हाथ मिलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसका आंसर बताइए। ऐसा क्वेश्चन तो आप बहुत पहले किए भी होंगे, और ऐसा क्वेश्चन सारे का सारा क्वेश्चन हमने क्या लिया है? प्रीवियस ईयर के आधार पर सारे क्वेश्चनों को हमने लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहता यही है कि एक संख्या दी गई है, 1 बट इतना, बीच में क्या है? प्लस 1 बटे का 4 गुने 7 प्लस का 1 बटे 7 गुने का 10 डॉट 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 1 बटे का 47 गुना, बीच में प्लस है, 47 गुने का 50। तो आप बताइए इसका मान क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो कुछ ऐसे इसको लिखना। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा तो आप इसको सही से करना। 1 माइनस 1 बटे का 4 लिखोगे। जब आप इसमें लिखोगे ना तो देखो क्या आएगा। जब नीचे वाला हम इस दोनों को डायरेक्ट घटा देते हैं, देखो क्या होगा। 4 गुना करेंगे कितना? क्योंकि सर 4 गुना का 1 4, 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, 3 बटे का 4 हो जाएगा। क्या हम इसको 3 बटे 4 लिखेंगे? क्या नहीं लिख सकते। ये संख्या कहता है 1 बटे 4 है। क्या हम अगर हम ऐसे लिखे तो ये संख्या कितना हो गया? 3 बटे 4। अगला हम चेक करेंगे तो क्या एक संख्या है 1 बटे का 28, क्या हम इसको 1 बटे 4 का माइनस 1 बटे 7 लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। क्यों? क्यों है 1 बटे 28 है, और ये हमारे पास आएगा 3 बटे का 28। ऊपर में बार बार हमें पास 3 आ रहा है। अगर हमारे पास ये 3 आ रहा है तो अगर हम ये 3 से भागा दे दें तो ये पूरा एकदम न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। बस अब जैसे करना है कर दो। इसको 1 बटे 7 कर दो, बीच में प्लस है 1 बटे 7 माइनस का 1 बटे का 10 डॉट 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 1 बटे का 47 माइनस का 1 बटे का 50। अब देखना कटेगा। इसके दूसरे वाला, इधर का पहला वाला, इधर का दूसरा वाला, इधर का पहला वाला, ठीक है, इधर का दूसरा वाला, इधर का पहला वाला। तो इधर का पहला वाला इधर का दूसरा वाला कटेगा तो अंदर में बचेगा क्या? माइनस का। तो यहां से क्या आया? 1 बटे का 3,
1 माइनस 1/50, बस हो गया। अब बताओ 50 में से 1 गया तो 49, तो 49/50, अब 50 गुने का 3 करेंगे तो 49 बटे हमारे पास 150 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। और बहुत ही क्वेश्चन आसान सा था। और आज के क्लास का हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, कौन सा, नंबर सिस्टम का। आई होप कि ये सारे क्लास आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। फिर से जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैथ के किसी भी चैप्टर में, खास करके जो आपका एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी तरह का एग्जाम, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आप उसका क्वेश्चन में से नहीं, आपसे नहीं बनता है, तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हो। आप हम आपके क्वेश्चनों का रिप्लाई वहां पर जरूर देंगे। तो चलिए, अगर छोटा मोटा डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ ये, तो आप हमें जरूर कमेंट में कसके इसका आंसर बताइए। तो चलिए मिलेंगे नए क्लास में फिर से। आज की क्लास में यहीं तक, नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।